मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया टाइटल लेके आया हूँ। बहुत दिनों से आपकी जिज्ञासा रही, अपेक्षा रही और उसी संबंधित टाइटल है। आप सभी जानना चाहते हो कि उप नक्षत्र स्वामी के बारे में काफ़ी कमेंट भी आते हैं, तो मैं आज उसी पर वीडियो बनाया हूँ। वीडियो का शीर्षक है उप नक्षत्र स्वामी भविष्य कथन का प्राण है, सब स्टार लॉर्ड इज द सोल ऑफ प्रेडिक्शन। जी हाँ मित्रों, आज हम इसी पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर करिए मित्रों को, अधिकतम लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आवे। साथ ही आपसे बार बार आग्रह यही है कि मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि पूरा आप देखोगे तो लाभ आपका होगा और खुशी मुझे होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उप नक्षत्र स्वामी हमने 404 वीडियो के करीब दिया है। उप नक्षत्र स्वामी केपी सिस्टम में फलादेश का या भविष्य कथन का प्राण है। आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हो, विद्वान हो, जिज्ञासु हो, आप सबको ये पता होगा कि केपी सिस्टम के अलावा, केपी ज्योतिष के अलावा उप नक्षत्र स्वामी का कहीं चर्चा नहीं है। वैदिक, पराशरी या प्रचलित ज्योतिष जो भी है, उप नक्षत्र स्वामी का जन्म हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने दिया और ये प्राण स्वरूप है। उप नक्षत्र स्वामी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि नक्षत्र को विभाजन करके उप नक्षत्र बनाया गया, उप विभाग बनाया गया नक्षत्रों में। आप सभी जानते हो कि ये पूरा भचक्र या व्योम चक्र या नभ मंडल, मतलब ग्रह मंडल या आकाश गंगा, जहाँ से हम ग्रहों की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, वो अंडाकार वृत्त है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 360 अंश होता है, आप सभी जानते हैं। उसको हमारे मनीषियों ने 27 भागों में 27 नक्षत्रों को जन्म दे करके 27 नक्षत्रों का सूत्रपात करके 27 भागों में बांट दिया और 27 नक्षत्रों को 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, मतलब 2.25 नक्षत्र का एक एक राशि बना के 12 राशियाँ बना दिया। इस तरह से 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इन्हीं पर पूरी ज्योतिष आधारित ही है भी। के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने बहुत वैज्ञानिक चिंतन किया और आज उनके ज्योतिष का लोग लोहा मान रहे हैं और बहुत ही सटीक फलादेश इससे होता है, नियम उन्होंने ऐसे आकाट दिया। तो उसमें उन्होंने उप नक्षत्र का सूत्रपात किया। अब आप जानते हो कि एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है, अर्थात उस एक 13 अंश 20 कला के नक्षत्र को भी 9 भागों में उन्होंने बांटा। 9 में किस लिए बांटा? क्योंकि ग्रह 9 होते हैं, इन्हीं 9 ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं चलती हैं, इन्हीं ग्रहों का प्रभाव है। इन नाते 9 भागों में बांट दिया। आप इसके पहले भी नक्षत्रों का, राशियों का विभाजन हुआ है, लेकिन नवांश में, द्वादशांश में, दशमांश में, त्रिशांश में, खष्ट्यांश में, षोडशांश में विभाजन होता था। अब भले स्थूलता आ गई, लेकिन उसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं था। इसमें एक लॉजिक ये भी है कि वैज्ञानिक आधार है। उन्होंने ग्रह की महादशा वर्ष, जैसे आप जानते हो कि 120 वर्ष की महादशा होती है और 120 वर्ष में सभी ग्रहों का दशा काल होता है, वर्ष मिले हैं। केतु से ग्रह नक्षत्र शुरू होता है, शनि, भरणी, कृतिका, रोहिणी में। तो केतु को 7 वर्ष, शुक्र को 20 वर्ष, सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति को 16 वर्ष,
शनिश्चर को 19 वर्ष और बुध को 17 वर्ष, ये मिला के 120 वर्ष होते हैं। तो इसी 120 वर्ष में जो ग्रहों का कालखंड है महादशा का, इसको ही आधार बना करके गुरु कृष्णमूर्ति जी ने 9 विभाग किया एक एक नक्षत्र का। आपको ये भी जानना है कि मैं उपनक्षत्र पर एक नहीं अनेक वीडियो दिया हूँ, शायद 6 साल पहले। आपको वीडियो का लिंक एक हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। वैसे उपनक्षत्र स्वामी करके जब आप पावन ज्योतिष प्रपात चैनल पर वीडियो सर्च करिएगा तो एक नहीं कई वीडियो आपके सामने आएगी, उसका पता चल जाएगा। एक वीडियो हमने पहले भी दिया था, उसमें मैंने बताया है कि गणित करके कि कैसे नक्षत्रों को उपनक्षत्र में विभक्त किया गया। लेकिन आज भी थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ कि एक राशि में 30 अंश होता है, एक अंश में 60 कला होती है, एक कला में 60 विकला हो, मतलब राशि अंश कला विकला, ये विभाजन पहले से ही है, डिग्री जिसको आप कहते हैं। तो 13 अंश 20 कला, 27 गुणे 13 अंश 20 कला माने 360 अंश ही होता था। बराबर बराबर 27 भागों में पूरे खचक्र को, व्योम चक्र को, भचक्र को, जिसको आप जो भी राशिमंडल को बांटा गया था, ग्रह मंडल को बांटा गया। अब उन्होंने जो आधार बनाया कि इन्हीं 9 ग्रहों को का विभाग बनाया जाए, तो उन्होंने इसको विभाजित किया किस आधार पर? महादशा वर्षों के, जैसे एक वर्ष में 120 वर्ष में 7 वर्ष केतु को मिला है, तो एक नक्षत्र में कितना मिलेगा? जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र का विभाजन करना है, 13 अंश 20 कला का ये होता है, तो अश्विनी में पहला भाव, पहला स्थान केतु को मिलेगा। तो 120 वर्ष में केतु को 7 वर्ष, तो एक नक्षत्र में कितना? अब एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला होता है, चूँकि इसको गुणा भाग करना पड़ेगा, इन नाते 13 अंश 20 कला को कलात्मक बना दिया जाए तो 800 कला हो जाता। तो 120 वर्ष में 7 वर्ष, तो 800 कला में कितना? तो उसको जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे, आप कर लोगे तो आ जाता है 46 कला 40 भी कला केतु को मिल गया। और उसी मानक पर शुक्र को मिलेगा 2 अंश 13 कला 20 विकला, सूर्य को मिलेगा 40 कला, चंद्रमा को मिलेगा 1 अंश 6 कला 40 विकला, और मंगल को मिला है 46 कला 40 विकला, क्योंकि मंगल भी 7 वर्ष का होता है, केतु के बराबर मिला। और राहु को मिला है 2 डिग्री पूरा, बृहस्पति को मिला है 1 अंश 46 कला 40 विकला, शनिश्चर को मिला है 2 अंश 6 कला 40 विकला, बुध को मिला है 1 अंश 53 कला 20। इस तरह से 13 अंश 20 कला होता है और 120 वर्ष। इस तरह से एक नक्षत्र में 9 भाग किए गए। अब 27 नक्षत्रों को 9 भागों में करने पर 27 गुणे 9 बराबर 243 उप नक्षत्र हो जाते। लेकिन जब राशियों में नक्षत्रों को जोड़ा गया, संयुक्त किया गया, तो एक नक्षत्र 2 राशियों में आने लगा। जैसे उदाहरण के लिए मेष राशि है, तो मेष में अश्विनी, भरणी और कृतिका का 1 चरण हो, तो कृतिका का 3 चरण चला गया वृष में। इस तरह से कई राशियों में ऐसा है। तो इनके विभाजन में एक उपनक्षत्र 2 राशियों में आने लगा। इस तरह से 6 बिंदु और बढ़ गए, तो उसको जोड़ करके कृष्णमूर्ति जी ने 249 उपनक्षत्र बनाए, 249 की संख्या बनाया, और उन्हीं 249 संख्याओं के आधार पर आज हम प्रश्न कुंडली तैयार करके आपका भविष्य कथन करते हैं, जो एकदम सटीक बैठता है। तो इन्हीं उपनक्षत्रों के आधार पर 249 संख्या बनी, जिसके आधार पर प्रश्न कुंडली बहुत आसान हो गई। अगर तात्कालिक कोई प्रश्न का उत्तर देना है तो प्रश्न कुंडली से हम जवाब दे सकते हैं, जैसे जन्म कुंडली से देते हैं। दूसरा विषय, उपनक्षत्र स्वामी के माध्यम से
भाव विभाजन किया गया। भाव कुंडली कस्प चार्ट कस्पल सब लाड़ होते हैं। मतलब भावों का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? भाव का उपनक्षत्र स्वामी अलग, ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी अलग। इस तरह से भाव और ग्रह दोनों के उपनक्षत्र स्वामी बनाए गए, माने गए हैं। तो भावों के उपनक्षत्र स्वामी द्वारा प्रथम से लेकर के 12 भाव जो होते हैं, 12 भाव, उसके द्वारा हम अपना भाग्य, भविष्य, हम प्रारब्ध में क्या लेके आए, उपनक्षत्र स्वामी ही बताता है। जैसे लग्न का उपनक्षत्र स्वामी अगर 1, 5, 9, 11 बता रहा है तो आप दीर्घायु होंगे। अगर वो 2, 7, 6, 8, 12 बता रहा है तो आप अल्पायु होंगे। और 1, 5, 9, 11, 2, 7, 8, 12 ये भी दोनों संयुक्त है तो आप मध्याय होंगे। एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसी तरह से द्वितीय का समलाड़ अगर 6, 10, 11, 2, 10, 6, 10, 11 बता रहा तो आप धनी होंगे, और 5, 8, 12 बता रहा तो आप गरीब हो। तो इसी तरह से चौथे का समलाड़ 4, 11, 12 बता रहा तो भवन वाहन हो जाएगा। माता क्या भविष्य कथन करना हो चौथे से कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में 4, 9, 11 होगा तो शिक्षा पाओगे। पांचवें का समलाड़ अगर 2, 5, 11 बता रहा तो संतान सुख मिलेगा। छठवें का समलाड़ 6, 11, 10, 2 बता रहा तो नौकरी मिलेगी। सातवें का समलाड़ 2, 7, 11 बता रहा है। समलाड़ माने सब स्टार लाड़ है, तो विवाह होगा, वैवाहिक सुख। इस तरह से 12 भावों के बारे में कृष्णमूर्ति पद्धति में नियम है, और उन नियमों के आधार पर अगर इन्हीं उपनक्षत्र स्वामियों के द्वारा इनके सिग्निफिकेटर्स को, कार्जेस को देखा जाए तो आप क्या भाग्य लेके आए हो ये पता चलता है। तो ये उपनक्षत्र स्वामी भाव के भी प्राण हैं, और नक्षत्रों ग्रहों का भी उपनक्षत्र। ग्रह तो किस नक्षत्र में है, सबल होता है नक्षत्र के, लेकिन अगर उपनक्षत्र ग्रह का सपोर्ट कर रहा है जिन भावों को, उन्हीं भावों का फल मिलेगा। अगर नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 11 आया तो नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर उपनक्षत्र उसी ग्रह का 6, 10, 11 नहीं बता रहा, 5, 8, 12 बता दे रहा है तो नौकरी में संदेह हो जाता। महादशा अंतरदशा जब देखो तो भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी, इसके बिना फल अधूरा है। और उपनक्षत्र के माध्यम से बताया गया फल बड़ा सूक्ष्म होता है। दूसरा विषय इसके विस्तार में जाएंगे तो वीडियो लंबी। आपको अगर जन्म का समय संशोधन करना है तो उपनक्षत्र स्वामी को ढूंढना पड़ता है रूलिंग प्लेनेट के माध्यम, उसके माध्यम से हो जाता है। अगर आपको रिलेशन देखना है, ग्रह किससे कौन रिलेटिव है ग्रह का, तो ग्रह के राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, दृष्टि में, ज्योति में, ये रिलेशन में आता है। तो उस रिलेशन में मतलब जितना भी विस्तार है फलादेश का, प्रेडिक्शन है भविष्य कथन का, सब में महत्वपूर्ण भूमिका है उपनक्षत्र स्वामी। तो मित्रों, प्राण है उपनक्षत्र स्वामी, द सब स्टार लॉर्ड इज द सोल ऑफ प्रेडिक्शन। भविष्य कथन की आत्मा है। मेरा ये कथन एकदम सही है, और इसके आधार पर जो भी फल कहा जाएगा सही है। और डिटेल जानकारी उपनक्षत्रों के विस्तार के बारे में लेना चाहेंगे, कई वीडियो हमने दिया है। आप हमारे पावन ज्योतिष प्रभात चैनल पर केवल उपनक्षत्र स्वामी लिखिएगा तो 1, 2, 4 वीडियो आ जाएगी, सबको आप देख सकते। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 2-1 दिनों में नए शीर्षक के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।